नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या ज़ोन यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए राष्ट्रीय करंट अफेयर की, यानी कि नेशनल समसामयिकी की हम बात करेंगे। तो पिछली क्लास आपने देखी होगी और आपने देखा होगा कि बहुत ही शानदार तरीके से हमने जनवरी माह का करंट अफेयर है वो अच्छे से नेशनल लेवल का जितना भी करंट अफेयर है उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा पिछली क्लास में कर चुके हैं। और इस क्लास में हम बात करेंगे फरवरी 2025 की। फरवरी के बाद में हम प्रयास करेंगे मार्च की, और मार्च का नहीं तो हम पिछले जुलाई से स्टार्ट कर देंगे, या फिर अपन वैसे भी चल सकते हैं कि दिसंबर कर लें पहले, फिर वैसे उल्टे क्रम में भी चल सकते हैं। तो देखो, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पिछले 4 माह का करंट अफेयर। ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 माह का करंट अफेयर पढ़ लो, और वैसे पढ़ने को आप साल भर का पढ़ो तो भी कम ही है, क्योंकि करंट अफेयर में कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहें पढ़ सकते हैं और पेपर बनाने वाला कहीं से भी पूछ सकता है। ऐसा भी कई बार हुआ है। लेकिन अपने आप को ये देखने के लिए कि मैंने करंट अफेयर पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है, ये करने के लिए आप 6 महीने तक का करंट अफेयर पढ़ लें, खूब है। फिर देखो, बाकी तो जो कर्मचारी चयन बोर्ड ही जाने। अब देखो जैसा हुआ है इन एग्ज़ाम में, आपने देखा होगा रिजल्ट आया है उसमें क्या हाल हुए हैं। तो देखिए, अब देखते हैं, आज की इस क्लास की बात करते हैं। बाकी की चर्चा अपन अलग किसी क्लास में कर सकते हैं, अलग उसके लिए अलग सेशन कर सकते हैं। तो आज की क्लास पटवारी परीक्षा के करंट अफेयर से संबंधित है, तो इसमें इसी की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न प्रश्न आपके सामने है। कुछ कथन दिए हुए हैं आपको, और इन कथनों में से ही आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर का चूज करना है। करंट करंट अफेयर से संबंधित है। तो हाल ही में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें कुल 60% मतदान हो। अब चुनाव कब हुए, तो हम बात करते हैं दिल्ली चुनाव की, दिल्ली विधानसभा चुनाव। देखो, ज़्यादा इतना कोई इससे विशेष नहीं बनेगा प्रश्न, क्योंकि ये एक दिल्ली विशेष के लिए भी है। हालांकि दिल्ली क्या है, राजधानी क्षेत्र है और राजधानी है भारत की, तो हम इसको थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। मतदान इसका में कब हुआ, तो सबसे पहले बात करते हैं मतदान की। तो मतदान हुआ था 5 फरवरी को। कब हुआ, 5 फरवरी को हुआ। मतगणना कब हुई, तो मतगणना हुई 8 फरवरी को। ठीक है। कुल सीटें कितनी हैं यहाँ पर, विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं, तो यहाँ पर 70 सीटें हैं। और कुल मतदान की अगर बात करें, तो यहाँ पर देखिए कुल मतदान है वो कितना हुआ, तो ये हुआ है आपके 60.54%। हम या ऐसे 54% भी याद रखने के लिए कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बस इतना ध्यान में रख लेना। महिला पुरुष अलग अलग ध्यान में रखने की, जातियों की जनजातियों की ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। बस सीधा सा सिंपल सा ध्यान रखना है कि चुनाव कब हुए, 5 फरवरी को, मतगणना 8 फरवरी को हुई, कुल सीटें कितनी हैं, 70 हैं। और इसमें फिर अगला है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं महिला मुख्यमंत्री बनी। तो दिल्ली की 9वीं महिला मुख्यमंत्री नहीं है ये, दिल्ली की क्रमवार रेखा गुप्ता की बात करें तो देखो क्रमवार कौन सी है, तो क्रमशः तो ये 9वीं है, 9वीं मुख्यमंत्री है। लेकिन महिला की बात करें तो महिलाओं के क्रम में ये चौथे क्रम की मुख्यमंत्री है, चौथी महिला मुख्यमंत्री है, और 9वीं वैसे क्रम वाइज मुख्यमंत्री है। तो दूसरा कथन तो आपका हो गया गलत। पहला तो दिल्ली विधानसभा में कुल 60% मतदान हुआ, तो ये राउंड फिगर में बात करें तो सही है कथन, कोई गलत नहीं है। फिर है अरविंद केजरीवाल के प्रतिद्वंदी प्रवेश वर्मा। तो प्रवेश वर्मा का नाम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रवेश वर्मा है वो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे, सीएम की रेस में भी ये रहे थे प्रवेश वर्मा। तो ये प्रवेश वर्मा है वो दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल जी के सामने खड़े थे, और इनको पराजित करने का काम भी इन्होंने किया। तो लगभग 4000 वोटों से इन्होंने पराजित किया। वैसे राउंड फिगर में बात करें तो 4000 वोट कह सकते हैं, और 4099 वोट एग्जैक्ट थे। तो ये कथन भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, अपन कह देंगे इसको सी ऑप्शन। यहाँ पर ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कि केवल 3 सही हो, तो हम सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर कर देंगे। ठीक है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आप जानते हैं रेखा गुप्ता है, और यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष कौन है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है।
नेता प्रतिपक्ष। तो नेता प्रतिपक्ष आतिशी जी है। कौन है? आतिशी जी हैं नेता प्रतिपक्ष। और ज़्यादा ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, इतना ध्यान में रखना खूब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आप एक उपराज्यपाल का नाम ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पर क्या है? उपराज्यपाल है कहाँ पर? दिल्ली में। और उपराज्यपाल कौन है? तो ये है वीके सक्सेना, यानी कि विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना ये दिल्ली के उपराज्यपाल है। बस इतना ध्यान में रख लो, खूब है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको सही कोट का चयन करना है। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान का नाम तो आप जानते ही हो, और ये अभी वर्तमान में क्या है? केंद्रीय मंत्री है। कौन से मंत्री है? कृषि मंत्री है। और किसान कल्याण मंत्री इन्हीं के पास है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो इन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है नक्शा। कौन सा कार्यक्रम है? नक्शा कार्यक्रम है। अब ये नक्शा कार्यक्रम क्या है? तो ये क्या करेगा कि शहरों के अंदर ड्रोन से सर्वे करेगा और नक्शा बनाएगा। फिर क्या करेगा? और जो नक्शा जिसका मालिक होगा उसको सौंप दिया जाएगा, वो भूमि के स्वामी को नक्शा सौंप दिया जाएगा। तो नक्शा सबसे ध्यान में रखना है कि शहरों के लिए ये कार्यक्रम है, और इसमें क्या किया जाए? ड्रोन से सर्वे कराकर अपनी संपत्ति होगी, उस संपत्ति का जो स्वामित्व है उस स्वामी को सौंप दिया जाएगा। ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो ये कार्यक्रम 18 फरवरी 2025 को शुरू किया गया। कहाँ से शुरू हुआ? तो इस कार्यक्रम को शुरू किया गया रायसेन। रायसेन कहाँ से? सांची मध्य प्रदेश से। रायसेन सांची मध्य प्रदेश से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इस नक्शे का पूरा नाम आपको ध्यान में रखना है। कई बार जैसे पिछले 3rd ग्रेड वगैरह के एग्जाम हुए थे तो उनमें कई कार्यक्रमों के जो है फुल फॉर्म है वो पूछी थी। पूरा नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। एन फॉर नेशनल है, और जियो स्पेशियल नॉलेज, के का मतलब क्या है? नॉलेज है। तो ये नेशनल जियो स्पेशियल, ये तो आपको ध्यान में रखना है एक साथ ही। और फिर बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, ये भी एक साथ है, के का मतलब। और लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस, अर्बन हैबिटेशंस। तो यहाँ पर कुछ शब्द है वो आपको ध्यान में रखना है, बाकी पूरा नाम यही है इसका। ठीक है, एस तो सर्वे का आ जाएगा, और अर्बन हैबिटेशन तो यहाँ पर यू नहीं लेके ए ले दिया है सर्वे की जगह। सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन यू नहीं लेके एच ए ले लिया हैबिटेशन का पूरा। तो शब्द ये बना गया नक्शा। इनको एक शब्द बनाना था कार्यक्रम के लिए, तो वो इससे बना दिया वाला, हालांकि पूरा नाम ये है। तो इसमें तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो ए बी सी तीनों सही है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कार्यक्रम यानी कि अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है वही कथन वाला ही है। हाल ही में कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम, ये भी चर्चा में रहा था फोर्ट विलियम, क्योंकि नामकरण तो यहाँ चलता ही रहता है। तो फोर्ट विलियम है उसका नाम बदलकर शिवाजी दुर्ग कर दिया गया है। तो ये कथन बिल्कुल आपके यहाँ पर गलत हो जाएगा। इस फोर्ट विलियम जो दुर्ग था, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम कर दिया गया है विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम का नाम बदलकर कौन सा दुर्ग कर दिया? विजय दुर्ग कर दिया। तो पहला कथन हो गया गलत। फोर्ट का नाम महाराष्ट्र के प्राचीनतम सिंधु दुर्ग किले के नाम पर रखा गया है, जो शिवाजी के अधीन मराठा नौसैनिक अड्डा था। ये बिल्कुल सही है। पहले ये क्या था? शिवाजी के अधीन मराठा नौसैनिक अड्डा था। कौन सा? सिंधु दुर्ग किले के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये भी पूछा जा सकता है किस दुर्ग के नाम पर रखा गया है? तो सिंधु दुर्ग। अगला है कि फोर्ट विलियम भारतीय सेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय। बिल्कुल नहीं, कोलकाता तो पश्चिम में है ही नहीं, इधर है पूर्व में। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये पूर्वी कमान का मुख्यालय है। कब से? ये भारत चीन युद्ध हुआ था उसके बाद से 1962 से ये मुख्यालय है। 1962 के बाद ही फोर्ट विलियम है वो भारतीय पूर्वी सेना का मुख्यालय रहा है। भारतीय सेना की जो पूर्वी कमान है उसका मुख्यालय। तो तीसरा भी क्या हो गया? गलत। तो केवल 2 यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ऐसे प्रश्न लाने के 2 उद्देश्य हैं। एक तो आजकल पैटर्न ऐसा ही आ रहा है
दूसरा उद्देश्य पूरा रिवीजन, एक पूरे टॉपिक का रिवीजन, यानी कि फोर्ट विलियम से संबंधित 3 महत्वपूर्ण बातें, तीनों बातें मैंने आपको बता दी एक ही प्रश्न के अंदर। ठीक है, समय कम लगेगा, चीजें ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। तो बात वही है फिर से, मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। मणिपुर आजकल चर्चा में था, तो मणिपुर से संबंधित प्रश्न बन सकता है। तो मणिपुर में क्या है, ये एक पूर्वोत्तर राज्य है भारत का, और इसमें 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया। यहाँ पर चर्चा में कौन है, तो यहाँ पर 2 समुदाय है, एक है मैतेई समुदाय और एक है आपके कुकी समुदाय। तो इन कुकी और मैतेई समुदायों के बीच में संघर्ष चल रहा है, जातीय संघर्ष, जातीय हिंसा जिसको अपन कह सकते हैं। तो उसी के कारण यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया था, और मुख्यमंत्री कौन थे, एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था 9 फरवरी को, तो 13 फरवरी को क्या कर दिया, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। बिल्कुल, आपसे पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में लिखा गया है, या किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है राज्यों के अंदर, तो ये आपके 356 में। ठीक है। अगला है, मणिपुर में ये पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। बिल्कुल नहीं, मणिपुर में ये कौन सी बार हुआ है, ये 11वीं बार हुआ है। ये 11वां मौका है जब मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि पहली बार कहां लगा था। पहली बार राष्ट्रपति शासन, पहली बार राष्ट्रपति शासन कहां लगा, किसके समय लगा, ये आपको पता होना चाहिए। पहली बार राष्ट्रपति शासन कहां लगा, तो लगा पंजाब के अंदर। किसने लगाया, तो ये लगाया नेहरू जी ने। किसने लगाया, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, इन्होंने ये लगाया। और कब लगाया, 1951 के अंदर पहली बार लगाया। अब सबसे ज्यादा या सबसे लंबे समय तक कब लगा है, सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कहां लगा है, तो सबसे लंबा लगा है JNK में, जम्मू कश्मीर में। 6 वर्ष, लगभग 7 वर्ष तक यहां पर लगा है। सबसे कम अगर आपसे पूछ लिया जाए, सबसे कम राष्ट्रपति शासन कहां लगा है, तो ये लगा है कर्नाटक में। कहां लगा है, कर्नाटक में। और कहां लगा है, और पश्चिम बंगाल में लगा है। कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में अब तक सबसे कम राष्ट्रपति शासन लगा है, कम दिनों तक, 7 दिनों तक का ही लगा है। और 2 ऐसे राज्य है जो है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, जहां पर कभी राष्ट्रपति शासन आज तक लगा ही नहीं। तो यहां पर देखो, पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा भी सही है, चौथा कथन गलत है। तो 1 2 3 सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की कितनी भाषाओं में ट्रांसलेशन सेवाओं की घोषणा की है। तो कितनी भाषाओं में ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद, जो संसद की कार्रवाई होती है उसका जो लिखित अनुवाद होता है वो कितनी भाषाओं में किया जाए। आज तक है ना 10 भाषाओं में अनुवाद होता था, आज से पहले। अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल की है, 6 भाषाएं इसमें और शामिल कर ली गई है। तो अब कितने में होगा, ये देखो, अब तक की बात करें तो 10, और अब कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 16। और जो आपकी 8वीं अनुसूची है उसमें संविधान के अंदर कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो संविधान में आपके 22 भाषाओं का उल्लेख है। उन 22 में से ही आपके ये 16 भाषाओं में अब टारगेट कर दिया गया। तो 6 नई भाषाएं यहाँ पर शामिल की गई। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने, संसद में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी। इन्होंने संसद में कितनी भाषाओं के ट्रांसलेशन सेवाओं की घोषणा की है, 6 नई भाषाएं शामिल की गई है। टोटल कितनी हो गई, अब 16 हो गई है। टारगेट कितने का, 22 का 22 टारगेट है। अब देखो, इससे महत्वपूर्ण कुछ चीजें हैं वो मैं आपके लिए लिख कर लाया हूं, ताकि बहुत कम समय में आपको ज्यादा चीजें बता सकूं। वर्तमान में 6 नई भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत।
अब जोड़ी गई मतलब ये अनुवाद के लिए जोड़ी गई है, इनमें अनुवाद शुरू हुआ है, अभी संविधान में नहीं जोड़ी गई है। संसद की कार्रवाई के अंदर इनमें अनुवाद अब किया जाएगा। इससे पहले 10 भाषाओं में अनुवाद होता था, ठीक है, अब 16 भाषाओं में हो जाएगा, क्योंकि 10 पहले और 6 अब जोड़ दी, हो गई 16। मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जोड़ी जा चुकी हैं, यानी कि 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है, राजस्थानी नहीं है और भोजपुरी नहीं है। ध्यान रखना, अंग्रेजी संविधान में नहीं है, अंग्रेजी भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची के अंदर नहीं है। 21वां संविधान संशोधन हुआ और इसके अंदर जो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, तो 15वीं भाषा कौन सी जुड़ी? 15वीं भाषा जुड़ी सिंधी, 16वीं भाषा जुड़ी कोंकणी, 17वीं नेपाली, 18वीं भाषा जुड़ी मणिपुरी, 19वीं है बोडो, 20वीं डोंगरी, 21वीं मैथिली और 22वीं कौन सी है? संथाली। तो सबसे नवीनतम भाषा संविधान के अंदर कौन सी जुड़ी है? वो है संथाली, ठीक है, ये सबसे नवीनतम है संविधान के अंदर। तो 21वां, 71वां और 92वां ये 3 संविधान संशोधन हुए। 21वें के अंदर एक ही भाषा जुड़ी सिंधी, 71वें के अंदर 3 जुड़ी और 92वें के अंदर 4 जुड़ी है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची की बात है, तो आपसे यही पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया है? बिल्कुल एकदम छोटा सा प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कौन सा राज्य है जिसको नक्सल मुक्त घोषित किया है। तो ये आपके कर्नाटक राज्य, कर्नाटक राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ कर्नाटक सा एक जिला है जिस जिले का नाम है चिकमंगलूर। तो आपसे इससे संबंधित कुछ पूछा जा सकता है, चिकमंगलूर नाम दिखे आपको कहीं तो चिकमंगलूर कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है, ध्यान रखना। ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि यहाँ का जो एक नक्सलवादी था जिसका नाम था कोटे होंडा रविंदर, तो रविंदर ने आपके आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे ये कर्नाटक है नक्सल मुक्त घोषित हो गया है। चिकमंगलूर का था वो, ठीक है, तो ये चर्चा में रहा था चिकमंगलूर। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में समाचारों में रहा चिकमंगलूर स्थान कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो कर्नाटक। अगला प्रश्न, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में भारत के कितने संस्थान? भारत के कितने संस्थान इसमें शामिल है, ये आपको बताना है। तो किसने जारी किया है? तो ये जाहिर किया है टाइम्स हायर एजुकेशन ने, और इसमें भारत के कितने संस्थान शामिल है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये एक रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में कौन कौन से संस्थान है, वो मतलब कितने संस्थान भारत के शामिल है, तो इसमें भारत के 4 संस्थान शामिल है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, अच्छा प्रश्न है। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने, अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछा गया था पिछले पटवारी पेपरों में, तो मंत्रिमंडल को आपको ध्यान में रखना है, वही मंत्रिमंडल पूछा जाएगा जो चर्चा में रहेगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो ये ध्यान रखना राम मोहन नायडू है। अभी पहले कृषि मंत्री की बात की थी, तो वो भी ध्यान में रखना। पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च किया है, इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस अपन इसको कह सकते हैं, ईपीएल। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश नहीं बना है, तो भारत दूसरा देश बना है। पहला नहीं बन के कौन बना है? दूसरा। तो पहला तो कौन है? पहला ऐसा चीन कर चुका है, ठीक है। दूसरा कौन बना है? तो दूसरा आपके भारत बन गया। अगर मेरी स्पीड धीमे लगे तो आप यूट्यूब में स्पीड बढ़ाकर आप देख सकते हो इसको। पहला कथन तो सही, लेकिन दूसरा क्या कर गया? गड़बड़ कर गया। तीसरा कथन है पहली ईपीएल धारक
इशिता भार्गव बने। यानी कि पहला है जो इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस है वो किसको मिला है, तो ये मिला है इशिता भार्गव को। और इशिता भार्गव का संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध है एमपी से, यानी कि मध्य प्रदेश से है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपके पहला और तीसरा कथन सही है, 1 व 3 सही, तो सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा, 1 और 3 सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। राज्यों में पंचायतों को अंतरण विकेंद्रीकरण की स्थिति पर रिपोर्ट में राजस्थान की रैंकिंग कौन सी। देखो ये एक रैंकिंग है और इस रैंकिंग में राजस्थान की कौन सी स्थान है ये आपको बस बताना है और कुछ नहीं है। ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था, आपको पता है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने की बात की गई है। तो उस पंचायती राज संस्थाएं हैं वो कितनी सशक्त हुई है उसी की ये रिपोर्ट है। तो उस रिपोर्ट में राजस्थान कौन से स्थान पर है, बस ये आपको बताना। राजस्थान की यहाँ पर बात करें तो राजस्थान आपके 8वें स्थान पर है। राजस्थान कौन से 8वें स्थान पर, 8वीं रैंक है। पहले स्थान पर यहाँ पर कौन है, तो कर्नाटक। कर्नाटक में जो ग्राम पंचायतें हैं वो सबसे ज्यादा सशक्त हुई है और इसका स्कोर रहा है, कर्नाटक का स्कोर रहा 72.23, यानी कि 72.23 रहा है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान का स्कोर रहा है 56.67। 8वें स्थान पर कौन है, राजस्थान है, राजस्थान का रहा है 56.67। ये इसका रैंकिंग में नंबर है, प्राप्त नंबर। ठीक है, बस इतना ध्यान में रख लेना कि इस पंचायती राज वाली जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में राजस्थान 8वें स्थान पर और पहले स्थान पर कर्नाटक है। बस बहुत। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 की बर्ड काउंट सूची में पश्चिम बंगाल शीर्ष स्थान पर रहा। कितनी प्रजातियां हैं, 543। विश्व में सबसे बड़ी जो पक्षी गणना कार्यक्रम है वो है GBBC। कौन सा है, GBBC। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। ये आपके देश के, अपने देश के 36 राज्यों में हुई और केंद्र शासित प्रदेशों में हुई। तो ये अभी फरवरी में आयोजित की गई थी। कब आयोजित की गई, फरवरी के अंदर, राज्यों और यूटी के अंदर ये आयोजित हुई। और इसमें जो बर्ड काउंट है इस सूची में पश्चिम बंगाल है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है, बर्ड काउंट सूची में पश्चिम बंगाल है कौन से, पहले स्थान पर रहा। कितनी प्रजातियां यहाँ पर काउंट हुई, 543 प्रजातियां काउंट हुई है। ठीक है, भारत में कुल प्रजातियों की संख्या पिछले साल कितनी थी, 1036 थी इन बर्ड्स की। और इन बर्ड्स की संख्या अब बढ़कर कितनी हो गई है, तो इन बर्ड की प्रजातियां हो गई 1068। ये प्रजातियों की संख्या है, तो ये प्रजातियां इतनी हो गई। ठीक, ध्यान रखना। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, तो 1 और 2 सही है दोनों। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में चुनाव अधिकार निकाय, इसका नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे की रिपोर्ट जारी की गई। और इस रिपोर्ट के अनुसार किस पार्टी को सर्वाधिक चंदा मिला है। ये चंदा वाला चर्चा में रहा था पहले, तो इससे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा चंदा है वो किस राष्ट्रीय दल को मिला है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल तो आप जानते ही हैं कौन सा है, भारतीय जनता पार्टी है। और इसको आपके चंदा मिला है 4340.47 करोड़। ये इतना चंदा इसको मिला है। दूसरे स्थान पर कांग्रेस है, तीसरे पे सीपीआई और चौथे स्थान पर बीएसपी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये आपके एडीआर के द्वारा जारी की जाती है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी ज्यादा ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और सबसे आगे एक चीज और ध्यान में रखना कि जो चंदा मिला है, चांद नहीं है, चंदा है। क्या है, चंदा। इस चंदे में एडीआर
रिपोर्ट के अनुसार, पूरी बात में लिखता हूं, पूरा पॉइंट, अनुसार चंदे का बड़ा हिस्सा चुनावी बॉन्ड से मिला। तो ये जो चुनावी बॉन्ड शब्द है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा चंदा किस माध्यम से मिला, तो सबसे ज्यादा चंदा है वो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से मिला। ये इंपॉर्टेंट रख के ध्यान रख लेना शब्द, चुनावी बॉन्ड। ठीक है, ये चुनावी बॉन्ड है, ये एक बैंक के साथ करार था, इसमें SBI के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी चर्चा में रहा था। अगला है, हाल ही में फेसबुक और इंस्टाग्राम की प्रमोटर कंपनी मेटा ने दुनिया के 5 महाद्वीपों को समुद्री इंटरनेट केबल के जरिए जोड़ने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? देखो, अगर फॉन्ट साइज छोटी है, बड़ी है, कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हैं। आपके सुझावों पर गौर किया जाएगा, काम किया जाएगा। ठीक है, आप जरूर बताइएगा इस चीज को। एक मिनट, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, अब ठीक है। अब देखो, प्रोजेक्ट स्पेस एक्स, प्रोजेक्ट समुद्र, प्रोजेक्ट वाटरवर्थ, तो यही है आपके प्रोजेक्ट वाटरवर्थ। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ भी इसमें कह सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाएगा, किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है मेटा ने। कौन सी कंपनी ने? मेटा कंपनी लॉन्च किया। ऐसा प्रश्न भी पिछली बार पटवारी के अंदर पूछा गया था, एक ऐसी कंपनी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। SBI से संबंधित उसमें प्रश्न आया था, जो आपके ATM लॉन्च किया गया था लोकटक में। और इसकी घोषणा की गई है। इसके अनुसार क्या है कि भारत और अमेरिका को समुद्र के अंदर केबल से जोड़ा जाएगा। किस किस को? भारत प्लस अमेरिका, इनको समुद्र के अंदर केबल बिछाकर जोड़ा जाएगा। और इस परियोजना का जो केंद्र है वो कौन सा महासागर है? इसका महासागर है हिंद महासागर। हिंद महासागर इस प्रोजेक्ट का केंद्र है, और ये घोषणा मेटा ने की है। और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया है प्रोजेक्ट वाटरवर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम्स पत्रिका ने वुमन ऑफ द ईयर नामित किया है। बिल्कुल एकदम सही कथन है। वुमन ऑफ द ईयर किसे नामित किया टाइम्स पत्रिका ने? तो ये आपके 2025 के वुमन ऑफ द ईयर 2025 किसको नामित किया? पूर्णिमा देवी बर्मन को नामित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान रखना। बर्मन ने असम में संकटग्रस्त ग्रेटर एजुटेंट ग्रेटर एजुटेंट स्कोर, जिसको वहां असम के अंदर हरगिला कहा जाता है, हरगिला के संरक्षण का काम किया। तो हरगिला एक आपके, इसको क्या क्या कह सकते हैं, क्या नाम है इसका, जो नाम नहीं आ रहा मेरे को, तो आपको ये ध्यान में रख लेना कि ये हरगिला है। इसके संरक्षण का काम किसने किया? पूर्णिमा देवी बर्मन ने किया। यही आपको शब्द मिलेगा तो एग्जाम में यही मिलेगा। इसका क्या किया इन्होंने? संरक्षण का काम किया। और डॉक्टर बर्मन को, यानी कि पूर्णिमा देवी बर्मन को 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? UN पर्यावरण कार्यक्रम होता है, जो UN एनवायरमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम होता है बेसिकली। तो UN एनवायरमेंट प्रोग्राम का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 का मिला। 2024 के अंदर इनको विटली गोल्ड अवार्ड भी मिल चुका है, जिसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? ग्रीन ऑस्कर। तो किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहते हैं? विटली गोल्ड अवार्ड को। और ये पूर्णिमा देवी बर्मन को मिल चुका है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान रखें। और ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 में इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ मिला, और 2024 में इनको विटली गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है, इससे ये सम्मानित हुई है। अगला प्रश्न, हाल ही में 19 फरवरी 2025 को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है 19 फरवरी 2025 को? तो ये नियुक्ति की अगर बात करें, तो यहां पर चुनाव आयुक्त
सबसे पहले बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग आपके सिलेबस में है, उसको जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई, सबसे पहले तो यही बात पता होनी चाहिए। इसकी स्थापना हुई कब, तो ये हुई है 25 जनवरी को, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। इसका उल्लेख कहाँ है, तो इसका उल्लेख अगर संविधान की अगर बात करें तो संविधान के अंदर इसका उल्लेख मिलता है 324 से 329 तक। निर्वाचन आयोग का, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूँ, राज्य की नहीं कर रहा हूँ। राज्य आपके सिलेबस में, उसको जरूर पढ़िएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग या भारत के निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त कौन थे। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर बात करें तो ये कौन थे, सुकुमार सेन थे। बहुत ही चर्चित नाम है, ध्यान रखना, सुकुमार सेन। वर्तमान में किनको बनाया गया है, वर्तमान में आयुक्त किसको बनाया गया है, तो वर्तमान मुख्य आयुक्त है ज्ञानेश कुमार। कौन है, ज्ञानेश कुमार, जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार। और आपको क्या ध्यान में रखना है, इनसे पहले कौन था, तो इनसे पूर्व, इनसे इनसे पूर्व था, यानी कि कौन थे, तो इनसे पूर्व थे राजीव कुमार। कौन थे, राजीव कुमार इनसे पूर्व थे। तो राजीव कुमार का स्थान किसने लिया है, ज्ञानेश कुमार ने लिया है। विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू है, ये अन्य चुनाव आयुक्त हैं। ये क्या है, अन्य चुनाव आयुक्त हैं इसी के, भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, बी ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राज्य इस निर्माण को केंद्र सरकार के द्वारा नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक बनाया है। किसका बनाया है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, इसका महानिदेशक बनाया। इसका संबंध किस राज्य से है, तो राजेश निर्वाण जी की अगर बात करें तो ये आपके कौन से राज्य से संबंधित हैं, तो इनका संबंध है राजस्थान से। कहां से, राजस्थान से है। तो ये राजस्थान कैडर के 1992 बैच के क्या है, आईपीएस है, बैच के क्या है, आईपीएस हैं ये राजेश निर्वाण जी। ठीक है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है। राजेश निर्वाण जी को, या फिर नाम पूछ ले कि राजस्थान के किस व्यक्ति को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक बनाया, तो आपको ध्यान में रखना है किसको बनाया, राजेश निर्वाण जी को बनाया। और महानिदेशक का मतलब होता है डीजी बनाया। क्या बनाया, डीजी, डीजी बनाया। और राजस्थान में ये होमगार्ड डीजी थे। वर्तमान में ये क्या थे, राजस्थान में, राजस्थान में डीजी ही थे, डीजी के पद पर ही थे। और किस में थे, होमगार्ड में, होमगार्ड में ये डीजी के पद पर तैनात थे। ठीक है, अब इन्हें क्या नियुक्त किया गया है, तो इन्हें नियुक्त किया गया है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का डीजी नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी, जिनका नाम क्या है, विमला बहुगुणा, का निधन हो गया। ठीक है, निधन हो गया। अब ये सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे, प्रसिद्ध पर्यावरण विद्वान थे, और इन्होंने चिपको आंदोलन में भाग लिया, टिहरी बांध के विरोध आंदोलन में भाग लिया। 1995 के अंदर इन्होंने जमनालाल बजाज अवार्ड प्राप्त किया। और 53-54 के अंदर विनोबा भावे द्वारा चलाया गया भूदान आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। किसने, विमला बहुगुणा ने। तो विमला बहुगुणा के बारे में ध्यान रखना, कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी है। तो यहाँ पर तीनों चारों कथन सही है, तो उपयुक्त तो सभी सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में
कर्नाटक निवासी सुकरी बोमागोडा, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन ध्यान में रख लेना। सुकरी बोमागोडा का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक लोक गायक थे। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना, लोक गायक थे। हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये महत्वपूर्ण है। हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भोपाल में किया गया, और भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो बिल्कुल सही कथन है, भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। कब किया गया? 24 से 25 फरवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। किसने? मोदी जी ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 18 से अधिक नई नीतियां भी जारी की। बिल्कुल की। इस दौरान 30.77 लाख करोड़ के निवेश पर समझौता हुआ। बिल्कुल हुआ। तीनों ही कथन सही है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है? आपके लिए पहला कथन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है? कि हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आपसे पूछा जाएगा। कहाँ हुआ? भोपाल के अंदर हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। कथन तीनों सही है। एक्स्ट्रा याद रखना चाहे तो रखें, नहीं तो पहला कथन जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसकी अगर बात करें तो ये आपके 7 से 11 फरवरी को आयोजित हुआ। 7 से 11 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपके गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ। गांधीनगर गुजरात। ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया मनसुख मंडाविया ने। किसने? मनसुख मांडविया ने इनका उद्घाटन किया। ये आपको ध्यान में रखना है। और इस आयोजन के अंदर 70 से अधिक देशों के युवा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 70 प्लस युवा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आयोजित कहाँ हुआ? गांधीनगर गुजरात के अंदर। पहला ऑप्शन। भोपाल में कौन सा हुआ? भोपाल में हुआ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। इन्वेस्टर समिट कहाँ आयोजित हुई? भोपाल, मध्य प्रदेश। और पिछली क्लास में मैंने करवाया था लोकसभा अध्यक्षों का सम्मेलन, वो कहाँ हुआ था? आगे बढ़ते हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वें सत्र का आयोजन कब किया गया? भारतीय कला इतिहास, इसका 32वां जो सत्र था, इसका आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन 8 से 10 फरवरी 2025 को किया गया। कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया भारतीय विरासत संस्थान, भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में। कहां पर हुआ? भारतीय विरासत संस्थान नोएडा के अंदर इसका आयोजन किया गया। ज्यादा कुछ खास नहीं, बस ध्यान रखना कि कहां पर हुआ है, कौन सा सत्र क्रम कौन सा है, 32वां, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में एशियाई मत्स्य पालन सोसाइटी द्वारा 10वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम आयोजित किया गया। कौन सा है? आपके 10वां। तो बिल्कुल गलत है, 10वां नहीं है, यहां पर क्या होगा? 14वां होगा। 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम किसके द्वारा आयोजित किया गया? एशियाई मत्स्य पालन सोसाइटी के द्वारा आयोजित किया गया। एशियाई मत्स्य पालन सोसाइटी 14वां ये फोरम था। ठीक है। तो पहला कथन हो गया गलत। दूसरा है, भारत चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक है। भारत मत्स्य उत्पादन के मामले में अगर बात करें तो चीन के बाद तीसरा है। बिल्कुल सही है। और जलीय मामले में आपके दूसरा है। मत्स्य में कौन सा है? तीसरा है। तो ये दूसरा कथन सही है। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल शीर्ष मत्स्य उत्पादक राज्य हैं।
आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल है वो शीर्ष है, मत्स्य उत्पादक राज्य है, ये भी बिल्कुल सही है। मत्स्य निर्यात में अगर बात करें, भारत वैश्विक स्तर पर मत्स्य निर्यात में कौन सी पोजीशन पर है? चौथी पोजीशन पर। मत्स्य उत्पादन में तीसरा, और मत्स्य निर्यात में कौन सा है? तो वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है, ये आपको ध्यान में रखना। तो दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो यहाँ पर तो दूसरा और तीसरे का तो ऑप्शन ही नहीं। 14वां एशियाई सम्मेलन है, बिल्कुल सही है, 14वां हमने कर दिया, 10वां नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल शीर्ष मत्स्य उत्पादक राज्य हैं, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर केवल 2 और 3 करो, इसको सी ऑप्शन को केवल 2 और 3 कर लो, आपका सही हो जाएगा मामला। केवल 2 3, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला, अच्छा प्रश्न है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला 2025 की। आयोजन कब हुआ? स्थान ध्यान में रख लो, डेट को छोड़ो। वैसे ध्यान रखना चाहो तो 7 फरवरी से 23 फरवरी तक आयोजित हुआ। कहां पर आयोजित हुआ? तो आयोजित हुआ फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा के अंदर है। फरीदाबाद हरियाणा में है। ये इसका कौन सा संस्करण था? संस्करण भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो संस्करण भी ध्यान में रखें, जिस इसका बताया उसका ध्यान में रख लेना, बहुत है। 38वां। और इसका थीम राज्य कौन सा है? थीम स्टेट या थीम राज्य, तो फोकस राज्य, फोकस कंट्री इस ऐसा पूछा जाता है। तो इसका थीम राज्य है उड़ीसा और मध्य प्रदेश। उड़ीसा प्लस मध्य प्रदेश इसके थीम राज्य हैं, थीम स्टेट है। ठीक है, इसका उद्घाटन गजेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। बस ये 3 बातें ध्यान में रख लेना, बहुत है। कहाँ आयोजित हुआ? फरीदाबाद हरियाणा में। उड़ीसा और मध्य प्रदेश क्या है? इसके थीम स्टेट है। ठीक है, राजस्थान से कोई लेना देना नहीं। अगला, हाल ही में एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? एरो इंडिया 2025, तो एरो इंडिया 2025 की अगर बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका भी आपको स्थान ध्यान में रखना है। स्थान है इसका बेंगलुरु। कौन सा स्थान है? बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ। इसका भी संस्करण आपको ध्यान में रखना चाहिए। एरो इंडिया का कौन सा संस्करण है? तो ये इसका 15वां संस्करण है। ठीक है, एरो इंडिया शो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, ध्यान रखना। और ये 42,000 वर्ग मीटर से भी अधिक क्षेत्र में आयोजित होता है, और 90 देशों से 900 से अधिक यहाँ पर लोगों की जो प्रदर्शक होते हैं, रक्षा उत्पादक होते हैं, उन्होंने यहाँ पर भाग लिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, एरो इंडिया शो। इस शो का आयोजन बेंगलुरु के अंदर हुआ। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और कौन सा संस्करण है? 15वां है एरो इंडिया वाला। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, वापिस कथन वाला आ गया है, अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। 31 जनवरी 2025 को भारत के 4 नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया। जो रामसर स्थल होते हैं, वहां पर रामसर कन्वेंशन हुआ था, और रामसर कन्वेंशन के अंदर भारत के 4 नए रामसर स्थल शामिल हुए हैं। और अब भारत के अंदर ये शामिल होने के बाद रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई? 89। रामसर साइट कितनी हो गई? 89 हो गई। वर्तमान में भारत एशिया में रामसर स्थलों के मामले में तीसरे स्थान पर है। वर्तमान में भारत एशिया में सबसे ज्यादा स्थलों वाला देश है, और पूर्व विश्व के अंदर एशिया में तीसरे स्थान पर नहीं है, विश्व के अंदर तीसरे में है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, विश्व में कौन से स्थान पर है?
विश्व में आपके तीसरे स्थान पर है। और एशिया में क्या है, सबसे ज्यादा है। एशिया में तो पहले स्थान पर है, एशिया में फर्स्ट है, और विश्व के अंदर है वो थर्ड है रामसर स्थलों के मामले में। मध्य प्रदेश अब सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य है। मध्य प्रदेश नहीं है, यहाँ पर कौन सा होगा, तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट है। कितनी, तमिलनाडु के अंदर 20 रामसर साइट है, और 20 रामसर साइटों के साथ ये सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, अभी जो 4 शामिल हुई हैं उन 4 में से 2 तमिलनाडु की है। तो ये तीसरा कथन गलत हो गया, चौथा गलत हो गया, केवल 1 और 2 सही है। ए ऑप्शन आपका उत्तर हो। ठीक है, ध्यान रखना। अब 4 नए कौन कौन से शामिल हुए ये देखो। सक्करकोटई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, थेरथगल पक्षी अभयारण्य, थेरथंगल बोलते हैं इसको, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, खेचोर बलरी सिक्किम, दूधवा झील झारखंड। तो आपको ध्यान में रखना है तमिलनाडु के 2 है, एक सिक्किम का और एक झारखंड का है। और रामसर कन्वेंशन है, ये कब हुआ, इसके बारे में थोड़ी सी चीज ध्यान में रखनी है। तो रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ 1971 में। कब हुआ, 1971 में हुआ। कहाँ हुआ, रामसर ईरान के अंदर हुआ। भारत इसमें कब शामिल हुआ, 1982 के अंदर शामिल हुआ। बस इतना ध्यान में रख लो, बहुत। आगे बढ़ते हैं, अगला है, हाल ही में 16 से 18 फरवरी 2025 को इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया। इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल, तो इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल की बात करें तो इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो इसका आयोजन हुआ प्रयागराज में। प्रयागराज में कब हुआ, अभी जो महाकुंभ चल रहा था इस महाकुंभ के दौरान ही हुआ, महाकुंभ के दौरान 2025 में। तो प्रयागराज कहाँ है, यूपी के अंदर। इस यूपी के अंदर इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन हुआ, और ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाल ही में 16 से 24 फरवरी 2025 को आदि महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। तो फरवरी में कौन सा महोत्सव हुआ है, आदि महोत्सव। आदि महोत्सव का आयोजन किया गया, कहां पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर। इस महोत्सव के अंदर सबसे महत्वपूर्ण, महोत्सव में श्रीलंका और इंडोनेशिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्रीलंका और इंडोनेशिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। आदि महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया फरवरी 2025 में, 16 से 24 फरवरी तक। तीनों ही कथन सही है, 1 2 3 सही है। सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, 11 फरवरी 2025 को थाई पुषम त्योहार का आयोजन किया गया। कौन सा त्योहार है, थाई पुषम। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि थाई पुषम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। और ये किसको समर्पित है, भगवान मुरुगन को समर्पित है। ये आपको ध्यान में रखना, बस 3 बातें ध्यान में रखना बहुत है। थाई पुषम तमिलनाडु का, मुरुगन को समर्पित। तीनों कथन सही है, सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान में रखना है। जनवरी फरवरी में मनाया जाता है, और ये हिंदू तमिल त्योहार है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, विश्व पुस्तक प्रदर्शनी 2025 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। बिल्कुल सही। और इसकी थीम क्या थी, रिपब्लिक 75। यही महत्वपूर्ण है कि पुस्तक, जो विश्व पुस्तक प्रदर्शनी थी उसकी थीम क्या थी, तो रिपब्लिक 75 थी, रिपब्लिक@75। और इसका फोकस राष्ट्र कौन था, पाकिस्तान नहीं था, इसका फोकस राष्ट्र था रूस। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तीसरा पॉइंट है। इसका पाकिस्तान नहीं होकर के फोकस राष्ट्र कौन था, रूस था। तो मैंने पाकिस्तान नाम इसलिए डाला ताकि आपको याद रह जाए। तो 1 और 2 कथन सही है, ए ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। रूस को ध्यान में रखना है, रूस जाएंगे, बुक नहीं प्रदर्शित की तो
आपको ध्यान में रखना, रिपब्लिक 75 बुक प्रदर्शनी रूस। अगला है, हाल ही में सेबी ने निवेशकों के लिए निष्क्रिय और बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो का पता लगाने के लिए, यानी ऐसा ही है कुछ कि निवेशक हैं जो निष्क्रिय हो चुके हैं, उनके पोर्टफोलियो का पता लगाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया मित्रा। मित्रा किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है निवेशकों के लिए। किसके लिए है? ये निवेशकों के लिए है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, देश में सर्वाधिक गिद्धों वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक गिद्ध किस राज्य में पाए जाते हैं? हाल ही में गिद्ध गणना चल रही है। क्या चल रही है? गिद्ध गणना 2025। इस गणना का पहला चरण पूरा हो चुका है और पहले चरण के अंदर मध्य प्रदेश में गणना हुई है। ठीक है, और मध्य प्रदेश है वो आपके सर्वाधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया गणना होते ही। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। इसी के साथ आज की क्लास होती है समाप्त। आप किसी भी जानकारी के लिए पिछला जो टेस्ट हुआ था, क्लास हुई थी, उसके लाइव टेस्ट का लिंक मैंने टेलीग्राम पर डाला था। हो सकता है आपको टेलीग्राम का लिंक पता नहीं हो, तो आज मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पिछली क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया था, और ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर जाकर भी आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं। हालांकि टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट है और वहाँ पर कुछ नॉर्मल सी कॉस्ट रखी गई है। बस इतनी जानकारी है, और ये आपके सामने टेलीग्राम का लिंक आ गया है, जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।